Good morning, everyone. My name is Nitin, and today we are going to talk about the first class of computer theory, that is of accounting. So आज हम अकाउंटिंग की फर्स्ट थ्योरी क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। आज आप सीखोगे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंट्स। और अगर आप टैली फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो टैली को सीखने से पहले हमें मैनुअल अकाउंटिंग आनी चाहिए ताकि हम टैली को ऑपरेट कर सकें। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होगी तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी टैली को रिकॉर्ड करने के लिए, टैली को चलाने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें 4 टर्म्स है जिनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो टर्म है उसका नाम है अकाउंट्स, दूसरा टर्म है उसका नाम है अकाउंटिंग, तीसरे टर्म का नाम है अकाउंटेंट और चौथे टर्म का नाम है अकाउंटेंसी। तो आज ये जो 4 टर्म्स है ये आपने, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा क्लास 11th में जब फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट चैप्टर होता है, उस फर्स्ट चैप्टर से ही ये टर्म्स उठाई गई। तो उस फर्स्ट चैप्टर में जो जो चीज़ें सिखाई गई हैं आज हम उसको रिवीजन करेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स क्या होता है। इसके बारे में आपने सुना होगा, आपने बैंक में खाते खुलवा रखे होंगे, तो बैंक में जो खाते होते हैं वो भी अकाउंट्स होते हैं। लेकिन आज हम उन खातों के बारे में केवल बात नहीं कर रहे, हम ब्रॉड सेंस में बात करेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट जो है एक लिखित जानकारी है, लिखित जानकारी है बिजनेस ट्रांजेक्शन की। मतलब कि एक खाता होता है, एक बॉक्स होता है, समझ लीजिए एक बक्सा है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वही रखेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे अकाउंट्स। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन है बिजनेस ट्रांजेक्शन की। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होते क्या हैं। सर, बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझने से पहले तो हमें समझना होगा कि ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। बेटा, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है ट्रांजेक्शन का मतलब? लेन देन। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो बदले में कोई चीज़ देते हैं तो उसको कहेंगे लेन देन कहेंगे। यानी कि ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। जरूरी नहीं कि सभी ट्रांजेक्शन लाभ कमाने को उद्देश्य से किए जाए। कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए भी किए जाते हैं, जैसे कि एक भाई ने दूसरे भाई की मदद की तो ये भी एक ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है। बट हम प्रॉफिट मोटिव को ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि टैली जो है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव को रिकॉर्ड नहीं करता है। अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन 2 भागों में बटे हैं। एक तो प्रॉफिट मोटिव जिसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं, और एक नॉन प्रॉफिट मोटिव जिसे हम नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है नकद लेन देन जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन, जिसे बोलते हैं नकद लेन देन। यानी कि अगर आप सारे ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं तो उसे हम कहते हैं नकद ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें दूसरे ट्रांजेक्शन की जो कि है उधारी का, जिसे हम कहते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेटा ध्यान से सुनिए कि ट्रांजेक्शन आप किस चीज़ों का करते हैं। ट्रांजेक्शन हम पहले तो 2 चीज़ों का करते हैं। ट्रांजेक्शन हम करते हैं 2 चीज़ों का, या तो हम सर्विस का करेंगे या हम गुड्स का करेंगे। एक बात को समझिए, जब आप ट्रांजेक्शन सर्विस को लेने के लिए, अगर मान लीजिए आप सर्विस को लेते हैं तो उसके लिए जो हम पैसा देते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। यानी कि जब हम सर्विस खरीदेंगे तो उसके लिए जो हम पैसा देंगे उसे कहेंगे एक्सपेंस, और जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। तो एक बात और समझ में आती है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है, कि जब हम सर्विस पे खर्चा करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेंस, और जब हम गुड्स पे खर्चा करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात? और एक्सपेंडिचर भी हम 2 तरह की चीज़ों पे करते हैं। एक तो हम करते हैं खुद के यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए, और एक खर्चा करते हैं हम इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। यानी कि जब आप सेल्फ यूज़ के लिए करते हो खर्चा तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब आप कोई बिजनेस के लिए खर्चा करते हो, इन्वेंट्री खरीदने के लिए खर्चा करते हो, तो उसे हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? तो आपको एक बात समझ में आई कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है खुद के यूज़ के लिए। जैसे मैंने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो वो मेरा जो खर्चा हुआ क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा। और जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे बनता है हमारा फिक्स एसेट्स। क्या बनता है बेटा? हमारा फिक्स एसेट्स। और जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? रॉ मटेरियल। क्या बनता है? रॉ मटेरियल, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल एसेट्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल एसेट्स। तो कहने का मतलब ये कि ट्रांजेक्शन हम 2 चीज़ों का करते हैं बेटा, एक तो सर्विस का और एक
गुड्स का। जब हम गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि हम गुड्स का हम जब जब खर्चा करते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन दोनों होता है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और ये तो खरीद रहे हो और बेचना भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप बेचोगे तो दो तरह की रिसिप्ट आती है आपके पास। एक तो जब आपके पास आएगी खुद की सामान बेचने से, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया था फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, और अगर मान लीजिए उस फिक्स एसेट्स को आप बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका जो इनकम होगी उसे कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसे रिसिप्ट्स नहीं बोलते बेटा, इसे बोलते हैं रिसीट्स। क्या बोलते हैं? रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमारी सेल बढ़ रही है, हम प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, हम बिक्री कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं, कंपनी में हंसी खुशी का माहौल है, तो कहने का मतलब ये कि आपके रिवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ रही हैं। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो यानी कि आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कब बढ़ेगी बेटा? अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट कब बढ़ेगी? बिल्डिंग को बेचने से या कच्चा माल को पक्का माल बना के बेचने से? कच्चे माल को जब पक्का माल बना के बेचते हैं तब जाके रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ती है। और लेकिन मान लीजिए अगर आप बिल्डिंग को, मशीनरी को बेचेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती, कंपनी के लिए नुकसान की बात होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपको कैपिटल रिसिप्ट आती है, जिससे कि आपकी परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में बजट का चैप्टर पढ़ा होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है? सरकार की कोई देनदारी नहीं होती। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है? सरकार की परिसंपत्तियां खत्म हो जाती है। अगर सरकार अपने प्राइवेट एसेट्स को, मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट एसेट्स को बेचने लग जाए तो उससे जो पैसा आएगा वो कौन सा होगा? कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार अपने सामान को ना बेच के अपने कमाई के सोर्स से पैसा कमाती है, लोगों की इनकम से पैसा कमाती है, टैक्स वगैरह से पैसा कमाती है, तो वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। जैसे सरकार के मॉडल में काम करता है वैसे कंपनी के मॉडल में भी काम करता है। जैसे सरकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वैसे कंपनी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसका ओनर होता है। तो उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अगर वो बिल्डिंग का अपना सामान बेच रहा है तो उसे क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट सॉरी कैपिटल रिसिप्ट आएगा। अगर मान लीजिए वो अपना प्रोडक्शन करके गुड्स को सेल कर रहा है तो क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवाओं को बेचकर पैसा कमा रहा है तो उससे क्या आएगा? बेटा एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी बाद में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा बेसिक टर्म के बारे में। बेसिक टर्म ये है कि ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया आपको? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, नकद लेन देन और उधारी लेन देन। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको गुड्स का सेक्शन समझाऊंगा, अभी सर्विस का सेक्शन नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा होश पोश हो जाएगी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि अकाउंट्स से रिलेटेड स्टडी जिन्होंने नहीं की है। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आसान रहे आपके लिए भी और सभी के लिए। तो हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स सेक्शन समझेंगे। तो बेटा जब भी आप कोई नकद में खरीदारी करते हो, नकद ट्रांजेक्शन करते हो, तो लेन देन होता है। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। क्या चीज़ें आएंगी बेटा? दो चीज़ें आएंगी इसमें। कौन कौन सी? एक तो कैश परचेस और क्या आएगा बेटा? कैश सेल। अगर आप उधारी में करोगे तो भी क्या आएगी? दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगी आपकी क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम बात करें क्रेडिट परचेज के बारे में और हम बात करें कैश परचेज के बारे में, तो मैं गुड्स को ले रहा हूं, सर्विस को भी ले ही नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। हम सर्विस को भी करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये भी होता है। एक रफली याद करना, ये सारा रट्टा नहीं मारना, भी ये हल्का फुल्का याद करना है आपको। हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि ये सर ने डिस्कस किया था, क्योंकि इनका टॉपिक्स आएंगे तो उनमें डिटेल में चर्चा करेंगे उस समय पे। अच्छा, कैश परचेज बेटा दो तरीके की वस्तुओं का होगा, एक तो खुद के इस्तेमाल के लिए और एक बेचने के लिए। भाई कोई भी कंपनी खुलती है तो वो पहले फर्नीचर लगाएगी, मशीन लगाएगी, है ना, पंखा लगाएगी, लाइट लगाएगी, एसी लगाएगी, टीवी लगाएगी। ये सब क्या है? उसका फिक्स असेट्स है। क्या है बेटा? फिक्स असेट्स है। क्या है बेटा? फिक्स एसेट्स। अब मैं आपको बात करूं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। असेट्स का मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। अब मान लीजिए वो असेट्स आपका शेयर हो सकता है, वो असेट्स आपकी कंपनी के असेट्स हो सकते हैं, वो असेट आपका कंपनी का रॉ मटेरियल हो सकता है, वो असेट आपकी कंपनी की गुडविल हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। और जो चीज आपकी जेब से पैसा फालतू निकलवाती रहे, तो वो चीज क्या होगी? आपकी लायबिलिटी।
समझ में आई बात? लायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? जो चीज आपकी जेब से पैसा निकलवाए तो वो क्या है? लायबिलिटी। मैंने बोला सुरेश मेरे से पैसे मांगता है, वो मेरी जेब से पैसा निकलवा रहा है, तो क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी है। और सुरेश मुझे पैसे दे रहा है तो वो मेरा क्या है सुरेश? एसेट है। तो एसेट क्या होता है? हमारे डेटर होते हैं। हमारे डेटर जो होते हैं वो एसेट होते हैं। समझाएंगे इसके बारे में, जो बहुत सारा चर्चा करेंगे, मजा आएगा आपको सीखने में, क्योंकि टैली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं आपको बड़े ही लाजवाब तरीके से सिखाऊंगा। तो इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। फिक्स रेट समझ में आ गया? जो मशीन वगैरह होती है उसे हम फिक्स रेट्स कहते हैं। और अगर मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के वस्तुओं को कहते हैं ट्रेडिंग गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स को और भी नाम से जानते हैं, बताओ फटाफट फटाफट। क्या क्या बोलते हैं? इनपुट्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बताओ बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं और? हाँ, वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स भी बोलते हैं। वेरिएबल गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल गुड्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। और बताओ और क्या बोलते हैं इनको? क्या क्या आता है इनमें? हाँ, ट्रेडिंग गुड्स हो गया, इनपुट्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, है ना, और वेरिएबल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, तो ये सभी इनके नाम और भी नाम है, दिमाग में भी आ नहीं रहे, तो सभी ट्रेडिंग गुड्स होती है, सभी का हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है, अलग अलग एंगल से। ठीक है, क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो कैश में आप फिक्स रेट्स भी खरीदोगे और ट्रेडिंग गुड्स भी। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स को ज़्यादा यूज़ करूंगा ताकि आप समझ सके, आसानी हो आपको समझने में। ठीक है, तो कच्चा माल इसे कहते हैं, रॉ मटेरियल भी कहते हैं इसे, लिख लेना इसमें, रॉ मटेरियल भी आएगा इसमें। ठीक है, इनपुट्स भी वही होता है, रॉ ऑफ मटेरियल, सब एक ही है मतलब कि। हाँ, स्टॉक भी यही होता है बेटा। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये, आप इस बात को समझिए कि सेल में भी हम दो चीजें खरीदेंगे बेचेंगे। कौन सी? मशीन भी बेचनी पड़ सकती है, फिक्स एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, और वेरिएबल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। वेरिएबल एसेट्स मतलब, वेरिएबल एसेट्स मतलब जैसे गुड्स लिखा ना मैंने, मतलब ट्रेडिंग गुड्स, मतलब ट्रेडिंग गुड्स मतलब एक आइसक्रीम वाला है, एक आइसक्रीम वाले के लिए फ्रीजर। फ्रीजर क्या है? फ्रीजर क्या है बताइए? फ्रीजर क्या है बेटा? एक आइसक्रीम वाले के लिए फ्रीजर क्या है? फिक्स एसेट्स है या ट्रेडिंग गुड्स है? फिक्स एसेट्स है, क्योंकि आइसक्रीम वाला फ्रिज का इस्तेमाल लंबे समय तक करने वाला है। अच्छा, जो उसमें आइसक्रीम जमा रखी है वो सभी आइसक्रीम क्या है? सारी आइसक्रीम ट्रेडिंग गुड्स है, क्योंकि वो बिक जाएंगी। क्लियर हो गई बात? अब इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्वेंट्री में क्या फर्क है, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या फर्क है, और इनपुट्स किसे कहते हैं, क्यों यूज करते हैं, इनका अलग अलग नाम, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी आपका कैश ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन कैश ट्रांजेक्शन की, तो इसमें भी यही प्रोसीजर होगा कि आपने कोई चीज उधार में खरीदी है, तो मशीनें आज के समय में उधार में खरीदते हैं, EMI पे खरीदते हैं, राइट, उधार में खरीदी जाती है, महंगी महंगी मशीनें होती है, कौन कैश में खरीदता है? अच्छा, आजकल व्यापार जो है वो भी उधार में चलता है, तो इसमें जो ट्रेडिंग गुड्स है वो भी उधार में खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सेल के बारे में, तो कैश सेल जो होती है वो भी आप कैश में भी कर सकते हैं, और आई मीन टू से क्रेडिट सेल जो होती है वो भी आज के समय में फिक्स रेट्स भी उधार में बेचे जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई खरीद रहा है तो इसके मतलब कोई बेच भी रहा होगा, तभी तो बेचा जा रहा है उधार में। तो उसे हम कहते हैं फिक्स एसेट्स उधार में बेचना, और फिक्स ट्रेडिंग गुड्स उधार में बेचना। ट्रेडिंग गुड्स उधार में बेचना। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, क्योंकि टैली के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये टैली के अंदर आएगा ही नहीं। अब हम दूसरी बात हम कर रहे हैं क्या, कि आपको ये समझना है, बेटा आप उस पर प्रैक्टिस कर लो, सेंटेंस बना लो भी। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, अभी हम देखो इसमें क्या करना है, ये आपको समझ में मैंने क्या समझाया अभी, कि अकाउंट्स क्या है बेटा, एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शन की। किसके? बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आती है। हमने गुड्स को समझ लिया है, ठीक है, गुड्स को समझ लिया है। एक चीज और समझते हैं बेटा, मैं आपको अभी लिखने के लिए चीज दे रहा हूँ, बाद में काम आएंगी, ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग भागों में बांटने के लिए क्या बनाए जाते हैं, वाउचर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वाउचर्स बनाए जाते हैं। वाउचर्स क्या होता है बेटा,
वाउचर्स होता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बेटा? एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हर एक वाउचर की एक शॉर्टकट की होती है। क्या होती है बेटा? शॉर्टकट की होती है। तो शॉर्टकट की से पता चलता है कि हमें फटाक से वाउचर कैसे ओपन करना है। तो ये सभी ट्रांजैक्शन जो मैंने बांटे हैं इन सब की अलग अलग शॉर्टकट की है। क्या है बेटा? अलग अलग शॉर्टकट की है। सभी सुन सकते हो, सभी समझ सकते हो, ठीक है इस बात को। अच्छा, अब ये काम आएगा आपके। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ बेटा, जब हम कैश में खरीद रहे हैं क्या फिक्स एसेट्स, तो ये खरीदेंगे F5 में, ठीक है। F5 क्या है इसके बारे में बताएंगे बाद में, अभी सिर्फ लिखना है हमें, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग गुड्स को हम खरीद रहे हैं कैश में और ट्रेडिंग गुड्स है, तो ये क्या होगा? ट्रेडिंग गुड्स कैश में F9, इसमें F9, ठीक है। अगर हम, हाँ ट्रेडिंग गुड्स है नहीं, हाँ ठीक है। अगर हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं उधार में, तो ये बेचेंगे F6 में, ठीक है। और ये F6 क्या है, F5 क्या है, इस सबको मैं लिखूंगा अभी, आपको भी समझ में आने लगेगा। और अगर हम ट्रेडिंग गुड्स को बेच रहे हैं उधार में, तो उसे हम क्या कहेंगे? F8 सेल। और ये तो हो गया कैश का, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कैश क्रेडिट परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स, किस में खरीदेंगे? F7 में। और क्रेडिट परचेज कर रहे हैं ट्रेडिंग गुड्स, तो किस में खरीदेंगे? F9 में। सर एक मिनट, यहाँ पे भी F9, यहाँ पे भी F9, चलो अभी बताएंगे। अगर हम उधार में बेच रहे हैं फिक्स एसेट्स, तो किस में? F7 में। सर यहाँ पे भी F7, यहाँ पे भी F7, बताएंगे अभी। अगर उधार में बेच रहे हैं ट्रेडिंग गुड्स, तो किस में? F8 में। ये क्या सर? F8 यहाँ पे भी है और F8 यहाँ पे भी है, ये क्या मतलब सर? ये बेटा मैं बताता हूँ, देखो देखो इस बात को ऐसे समझो कि F5 का मतलब बेटा पेमेंट वाउचर, क्या होता है? और F6 का मतलब होता है रिसीट वाउचर। और F7 का मतलब है जर्नल वाउचर, ठीक है। और F8 का मतलब है सेल वाउचर। और F9 का मतलब है परचेज वाउचर, ठीक है। अभी इतना ही सिखाया है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया अभी। अब बेटा ये सब क्वेश्चन ये है कि सर ये F7 में ना दोनों एंट्री हो रही है, मतलब उधार में खरीद रहे हैं तो भी, उधार में बेच रहे हैं तो भी। पता कैसे चलेगा बेटा? एक रूल होता है डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट से पता चलेगा कि ये खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, पता चल जाएगा आपको बाद में। अब ये F8 में सर कैसे पता चलेगा? F8 में उधार में, इसमें क्या नाम है, इसमें तो उधार में था ना, इसमें सर कैश और उधार दोनों है बेटा। इसमें पता चलेगा डेट से, किससे? कि ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, और नरेशन से पता चलेगा। अगर मान लीजिए उसी नरेशन के नीचे अंदर लिखा है कि बिंग ट्रांजैक्शन इज परचेज या बिंग ट्रांजैक्शन इज सोल्ड इन कैश, और उसी दिन पेमेंट आ रखी है, तो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। अगर मान लीजिए पेमेंट 4-5 दिन के बाद आ रही है और नरेशन में लिखा है कि ऑन क्रेडिट, तो क्या पता चल जाएगा इससे? ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि सर ये F5 में भी हम खरीद रहे हैं और F9 में भी हम खरीद रहे हैं, तो सर ये F5 में हम खरीद ही रहे हैं, तो F9 की क्या जरूरत? जब हम F5 में खरीद रहे हैं, F5 में पेमेंट खरीद रहे हैं, देखो फिक्स खरीद रहे हैं हम, मशीन बिल्डिंग, इसमें मशीन बिल्डिंग आएगी आपकी। जब सर हम ये खरीद रहे हैं, तो फिर हमें क्या नाम है, क्या कहते हैं, फिर F9 की क्या जरूरत है? बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि F5 में जो हम चीज खरीदते हैं वो मशीन होती है, फिक्स एसेट्स होते हैं, और फिक्स एसेट्स हम बार बार नहीं खरीदते, तो हमें उस व्यापारी के बारे में ज्यादा जानना नहीं होता, हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर ज्यादा जानना नहीं होता, हमें GST नंबर उसका इतना जानना नहीं होता, हमें उससे इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो 5-6 साल के बाद खराब होगी। समझ में आई बात? इससे हम व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार हम करेंगे उस व्यक्ति से जो कि हमें बार बार सामान देगा। जैसे हम रॉ मटेरियल बार बार खरीदेंगे, तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल हमें चाहिए, GST नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका सब कुछ चाहिए, 1 से लेकर 100 तक की डिटेल सब चाहिए। तो वो सब चीज किसमें मिलेगी? F9 वाउचर में। F9 वाउचर जो है बेटा, इस वाउचर में क्या है कि सारी डिटेल लिखने की फैसिलिटी है। दूसरी चीज, ये कच्चा माल है, ये इन्वेंट्री गुड्स है और ये फिक्स एसेट्स है, तो दोनों को अलग अलग करना जरूरी है ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कैलकुलेट कर सके। वरना पता चला फिक्स एसेट बेच के हम अपने आप को प्रॉफिट में बता रहे हैं। क्लियर हो रही बात? नहीं आई समझ में बात? आगे ना समझ में बात? अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये बेटा ये हो गया अकाउंट, समझ में आ गया क्या होता है?
अकाउंट बेटा एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी मैंने सिर्फ क्या सिखाया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन सिखाया है आपको। मैंने क्या सिखाया बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन सिखाया। दूसरी चीज मैंने आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन सिखाया ही है, मैंने अकाउंट्स नहीं सिखाया आपको भी। मैंने अभी अकाउंट्स नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन सिखाया। मैंने अकाउंट्स में बताया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड किसमें होगा, एक छोटे से चीज में। इसे क्या बोलते हैं, अकाउंट। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के बाद ये अकाउंटिंग। इसके बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको लिखने के लिए वीडियो मिल जाएगी, तो आप डिटेल में लिख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ समझा पाऊंगा और कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज में क्या होगा, टॉपिक छोड़ दूंगा, अभी इसमें रुक जाएगा, फिर आधा अधूरा ज्ञान, खतरनाक, ठीक है। स्कूल में आधा अधूरा तो पढ़ाते हैं, दिक्कत हो जाती है, और पूरा मान लीजिए हो जाए किसी तरह, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा कि हाँ ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। आपने बेटा साइकिलिंग, पता है साइकिलिंग क्या होती है, ड्राइविंग किसे कहते हैं, पतंग उड़ाना, ड्राइविंग पता, गाड़ी चलाना होता है ना। तो अकाउंटिंग क्या होती है बेटा, अकाउंटिंग होती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। मतलब समझ नहीं आया, अरे ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना होता है ना, गाड़ी चलाने की प्रक्रिया को ड्राइविंग, लिखने की प्रक्रिया को राइटिंग, बोलने की प्रक्रिया को स्पीकिंग, सोचने की प्रक्रिया को थिंकिंग। वैसे ही अकाउंट को बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं अकाउंटिंग। वाह, कितने अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अकाउंटिंग क्या बेटा, एक प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस होता है। चाय बनाने का प्रोसेस होता है, खाना बनाने का प्रोसेस होता है, इंग्लिश सीखने का प्रोसेस होता है, ठीक वैसे ही अकाउंट्स बनाने का भी प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस में विश्वास रखते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से उस काम को कर पाएंगे जिस चीज का आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात तो ये पहचानना है हमें कि क्या ट्रांजैक्शन, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन है तभी रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या बेटा, पहचान करो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर ये मेरी वीडियो समझ में ना आए तो आपके फ़ोन में एक फैसिलिटी है, आप दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। तो इस फैसिलिटी का उपयोग करें और अपने दिमाग में ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से जमा के मस्त तरीके से एडजस्ट करके सारा ज्ञान को इकट्ठा करें, ठीक है। क्लियर हो रही बात में क्या करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है ये आपको पता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो मैं पता है सर, अभी तो इतना सीखा हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। पहले तो पहचान करना, क्या पहचान करना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा उसको कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्ट सर कैसे कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन आ रहे हैं क्या, हवा में दिख रहे हैं ट्रांजैक्शन। हाँ बेटा, ट्रांजैक्शन दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, बिल बोलते हैं। मैंने बोला कि भाई जाओ मेरे लिए मार्कर लेके आओ, तुम गए मार्कर लेने और तुम 3 घंटे लाइन में खड़े रहे और तुम मार्कर लिया 20 रुपये का। मैं बोला कि कितने का मार्कर है, बोला कि सर 3 घंटे खड़े होने के, धूप में खड़ा रहा मैं, और 20 रुपये मार्कर के। मैं बोला ठीक है, 3 घंटे खड़े रहे, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, रिकॉर्ड सिर्फ होगा 20 रुपये, ठीक है। तो एक काम करो, और बिल दे दो मुझे, और बिल दे दो मुझे, दिखाओ कितना रुपये है, 20 रुपये है, चलो ठीक है। कलेक्ट कर लिया बिल से, किससे बेटा, बिल से कलेक्ट किया और रिसीट से कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया, बिल से कलेक्ट किया और रिसीट से कलेक्ट किया। आने वाले समय में मैं थ्योरी का एग्जाम लेने वाला हूं, अकाउंटेंसी का, इसीलिए मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि जो बच्चे एक्सक्यूजेस दे, सर वो क्लास तो मैंने ली ही नहीं थी, सर वो तो मुझे याद ही नहीं है, सर उसके तो बहुत दिन हो गए। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास सारी फैसिलिटी है, आपको सिखा देंगे, ये हमने जिद कर रखी है, ठीक है। तो अकाउंट समझ में आ गया। कलेक्ट करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या करेंगे, मेजरिंग तो करना जरूरी है ना, बिना मेजर करे क्या अकाउंट्स मेंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता। किस में मेजर करें, किलो में मेजर करें, लीटर में मेजर करें, हैं मीटर में मेजर करें, नहीं नहीं, लीटर मीटर किलो नहीं चलता, चलता क्या है इसमें, मनी। तो मेजर करना है मनी में। किस में मेजर करना है बेटा, मनी में। किस में मेजर करना है, आप कौन सी क्लास में, 11th में। अब ये तो सीख रहे हो गए, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गई है, तुम्हारे को पूरी अकाउंट की बुक हो जाएगी आज। चलो बैठ जाओ बेटा, ठीक है। तो अभी मेजरिंग, मेजरिंग MEASURING,
मेजरिंग, मनी में मेजर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटा रिकॉर्ड करेंगे। सर रिकॉर्ड कर लिया, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉपी दिखाना। अब बेटा आपने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया, ये सर इसका ट्रांजेक्शन, इसका ट्रांजेक्शन, इसका ट्रांजेक्शन, 5 दिन हो गए, 10 पेज भर गए। बॉस कह रहा है मशीन कितनी है हमारे पास, अभी सर रुको, 1 मशीन 2 3, अरे तू काम से जा, तो एक काम कर, कल से मत आइयो। अच्छा ये बता सैलरी कितनी दी, चल तेरे को माफ करता हूँ, एक आंसर दे दे, कितने लोगों को सैलरी बांटी हमने, बता दे। 1 मिनट सर, तू रुक जा, तू खड़ा हो जा, तू जा, तू रुक मत, 1 मिनट रुक, तू कल से मत आइयो, ठीक है। मतलब क्या, इन द सेंस वो टू द पॉइंट आंसर ही नहीं दे पा रहा, टू द पॉइंट आंसर ही नहीं दे पा रहा। आंसर क्यों नहीं दे पा रहा, बिकॉज उसको जो अकाउंट्स मेंटेन ढंग से नहीं किया, क्या नहीं किया, बंटवारा नहीं किया, रिकॉर्ड तो कर लिया, क्लासिफिकेशन नहीं किया, क्या नहीं किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया। क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद ये जानो कि लाभ हो रहा है हानि, एनालाइज करो, एनालाइजिंग। उसके बाद आप शॉर्ट समरी बनाओ। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ये दिख रहा है उसमें, कैमरे में दिख रहा है समराइजिंग, दिख रहा है ना, ठीक है। समराइजिंग, ठीक है, समरी बनाना, क्या बनाना, समरी बनाना। अगर नहीं दिख रहा तो मैं तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसमें समरी बनाना मैं इसको लिख देता हूँ, 7th स्टेप यहाँ पे समराइजिंग, ठीक है। आप बेटा समझो, रिकॉर्डिंग को टैली की भाषा में कहते हैं जर्नलाइजिंग, क्या बोलते हैं, और क्लासिफिकेशन को कहते हैं बेटा लेजर पोस्टिंग। अच्छा मैंने समझाया नहीं आपको कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेटा क्या होता है कि सबके खातों में अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे मशीन है तो ये मशीन का खाता बनाएंगे सेपरेट, मशीन का सेपरेट घर, जिसमें सिर्फ मशीन कब आई, मशीन कब गई, कितने की आई, कितने की बिकी, वो लिखा होगा, और लास्ट में उसका बैलेंस लिखा होगा कि तुरंत अब मशीन बची कितनी है। समझ आई बात। ऐसे बनाया मैंने सैलरी का खाता, सैलरी कितनी दी, किनको दी, इस महीने, ठीक है, कैश दी या बैंक दी, वो सब लिखा होगा। क्लियर हो गया। तो ये तो बेटा जो क्या है, अकाउंटिंग है ना। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है इंडिया में वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में बटा हुआ है क्या, अकाउंटिंग का प्रोसेस। सो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इन इंडिया ये डिवाइडेड है 3 भागों में। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में डिवाइडेड है। पहली बात जिसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड टू होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। देखो सरकार बड़ी तेज है, सरकार बड़ी, लेकिन बिजनेसमैन उससे बड़े तेज हैं, ठीक है। तो सरकार और बिजनेसमैन की हमेशा जंग चली रहती है कि कौन किसको उल्लू बनाए, ठीक है। तो उल्लू तो आपस में बनाते नहीं, जनता को बनाते हैं सब, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो देखो दिन में है क्या, रियलिटी में क्या बात कर रहा हूँ, समझो इस बात को। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हैं, ठीक है, कितने गुड्स की लागत आ रही है, क्योंकि सरकार को इसी में दिक्कत होती है। जनता क्या करती है, बिजनेस में क्या करते हैं, सर लागत ज्यादा आ गई तो टैक्स कम देना है, टैक्स कम देना है। अभी रुको, टैक्स तुम्हारी लागत निकालने के लिए बंदा बैठाते हैं हम, तुम्हारे प्रोडक्ट्स की लागत निकालने के लिए। पता है इसका एक केस बताता हूँ आपको। हुआ क्या था कि चॉकलेट के ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया, ये शायद 18% था, ऐसा कुछ, ये मुझे क्लियर नहीं है, बट जो बता रहा हूँ स्टोरी उसमें सुनो, समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, चॉकलेट पे लगा दिया। अब भाई साहब जी चॉकलेट पे लग गया टैक्स, कैडबरी क्या पूरी चॉकलेट, और किटकैट पूरी चॉकलेट नहीं है। तो कॉस्टिंग को बचाने के लिए और टैक्स को बचाने के लिए उसने क्या किया, देखो वो सीधा गवर्नमेंट की बात किया, बोले कि सर मेरी किटकैट जो है पूरी चॉकलेट नहीं है, उसमें केवल 20% चॉकलेट है, 80% चॉकलेट ही नहीं है, उसमें कुरकुरापन होता है, क्रिस्पी होती है वो। हाँ पेपर होता है, कौन सा पेपर, हाँ वेफर होता है, अच्छा हाँ हाँ, क्रंचीनेस आती है, क्रिस्पीनेस आती है उसमें,
तो अब वो क्या कह रहे हैं, तो क्या करे, बोले कि सर हमें टैक्स इतने पे नहीं देना, मेरे मान लो 10 ग्राम की चॉकलेट है, 20 ग्राम की, उस पर टैक्स नहीं देना, उसमें 20 ग्राम पे 20% चॉकलेट है, तो 20 ग्राम पे मुझे 2 ग्राम पे टैक्स देना है। कितने ग्राम पे? 2 ग्राम पे। तो समझ में आई बात, उन्होंने टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया। ऐसे कॉस्टिंग वाले भी होते हैं, कॉस्टिंग वाले तो देखेगा भी यहाँ पे सच बात है गलत बात है, सरकार का एक अधिकारी बिठाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकाल लें, ठीक है। तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट से रिलेटेड, सैलरी किसको देनी है, हायरिंग किसकी करनी है, सब चीज इसमें देखी जाती है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को संभालने के लिए एक व्यक्ति बैठा है, और इसको भी संभालने के लिए एक व्यक्ति बैठा है, इसे बोलते हैं ICWA। क्या बोलते हैं? ICWA मतलब इंडियन, हाँ बेटा यहीं बैठ जाइए, इसको रख दीजिए, इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट। और ये जो सैलरी वगैरह दिखाने के लिए कौन बनता है? मैनेजर। कौन है? मैनेजर। और तीसरा जो होता है फाइनेंस को देखने के लिए, तो फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए इसे होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, टैक्स कब देना है, कितने पे टैक्स देना है, कौन टैक्स देगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब टैक्सेशन। ये कौन देखता है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? CA। तो ये बात समझ में आ गई, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। और ये भी समझ गए अकाउंटेंट क्या है? ये एक व्यक्ति है, इट इज ए पर्सन हु मेंटेन्स अकाउंट, हु मेंटेन तो क्या सर जो टैली चलाएगा क्या वो भी अकाउंटेंट है? बिल्कुल वही तो अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार व्यक्ति। इंग्लिश में क्या मतलब होता है अकाउंटेंट का? अकाउंटेंट का मतलब होता है जिम्मेदार। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदारी लेने वाले लायक, जिम्मेदारी लेने लायक, ठीक है। तो यू आर अकाउंटेड फॉर दिस सिचुएशन, मतलब तुम जिम्मेदार हो इस सिचुएशन के। तो सी में अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु मेंटेन्स अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम मान लीजिए अकाउंट्स को टैली चलाने वाला भी क्या है? एक अकाउंटेंट ही है। लेकिन सरकारी अकाउंटेंट कौन है? ये 3 ही हैं। सरकारी अकाउंटेंट कितने हैं? 3 ही है। और जो टैली चलाएगा वो क्या हो गया? प्राइवेट अकाउंटेंट, मतलब इन द सेंस वो बस पर्सनली किसने हाँ CA के अंडर काम करेगा। रियलिटी में तो CA का सारा काम तो ये अकाउंटेंट ही करेगा, अकाउंटेंट ही करता है ना। तो CA सिर्फ साइन करता है, लेकिन उस साइन करने से पहले उसका दिमाग के पन्ने उसको खोलने पड़ते हैं सारे, ठीक है, तब जाके करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा एक और वर्ड अकाउंटेंसी। जैसे पॉलिटिकल साइंस होती है, राजनीतिक शास्त्र, राजनीति के बारे में जानने की, ऐसे ही होता है। ये सब चीज़ पहचानने के लिए, इस सब चीज़ को पढ़ने के लिए मैं जो बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? अकाउंटेंसी से। इट इज़ ए रूल बुक which is followed by all accountants, which is followed by। तो सर क्या जो अकाउंटेंसी की बुक नहीं पढ़ेगा तो क्या उसका बिजनेस नहीं चलेगा? चल जाएगा। मत यूज करो, मतलब इन द सेंस ये जरूरी नहीं है कि ये यूज करना सारा जरूरी है। लोग कच्चे में भी अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन जब सरकार आएगी तो जवाबदेही देनी पड़ेगी। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब ये रूल्स और रेगुलेशन जो मैं आपको सिखाऊंगा ये सभी फॉलो करने चाहिए, लेकिन करते नहीं है। अब इसमें सरकार ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन सरकार जब इन तीनों पे बोलेगी कि भाई जाके चेक करो, तो ये तो इन्हीं तरीके से चेक करेंगे, ये खींचेंगे फिर कि भाई तुमने ऐसे गलत तरीके से क्यों रिपोर्ट कर रखा है, पैसा भोगना चाहते हो, बचाना चाहते हो, एक्स्ट्रा जो भी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इस सबको नोट करना है। अगली क्लास में इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।